नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका में महिलाओं के आरक्षण की। यह मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की पैरवी की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह महिलाओं का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। दरअसल न्यायपालिका में भी आधी आबादी की भागीदारी बेहद कम है, उसी तरह जैसे अन्य कामकाजी क्षेत्रों में। मसलन न्यायपालिका के निचले स्तर पर 30% से भी कम महिलाएं न्यायाधीश हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों में ये 11.5% है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में भी केवल 11-12% ही महिला न्यायाधीश हैं। देश में 17 लाख वकील हैं, इसमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 15% है। राज्यों के बार काउंसिल चुनाव में सिर्फ 2% महिलाएं चुनकर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस समय 4 महिला न्यायाधीश हैं। जाहिर है ऐसी स्थिति में महिलाओं की न्यायपालिका में भागीदारी को लेकर सवाल तो उठेगा ही। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात आधी आबादी आधी भागीदारी की करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि जो मांग, जो पैरवी की गई है, जिस तरह से बात को रखा गया है कि न्यायपालिका में महिला आरक्षण होना चाहिए या आवश्यकता है और देश के सर्वोच्च न्यायाधीश इस बात को कह रहे हैं, तो वो अपने में महत्वपूर्ण हो जाती है। खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं पी.के. मल्होत्रा जी, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय, भारत सरकार, मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। आपका स्वागत है मल्होत्रा जी। साथ ही रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, और कर्णिका सेठ जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। कर्णिका सेठ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पी.के. मल्होत्रा जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप विधि और न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं और एक ऐसी मांग, न्यायपालिका में 50% महिलाओं की आवश्यकता है, देश के सर्वोच्च न्यायाधीश इस बात को कह रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं कॉलेजियम को और सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पिछली सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां हुई जजेस की, उसमें से 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई और आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस में से 4 महिला जजेस हैं। जहाँ तक मुख्य न्यायाधीश जी ने 50% रिजर्वेशन की बात की है न्यायपालिका में महिलाओं के लिए, आई थिंक ये एक विचार का विषय है और इस पे इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जहां तक महिलाओं का जज बनने का सवाल है, उसके कॉम्पिटेंसी पे मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं। वो कॉम्पिटेंट हैं, आज भी महिलाएं जजेस हैं। लोअर जुडिशरी में उनका प्रतिनिधित्व है, हाई कोर्ट में जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। और आज महिलाएं सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी करती हैं मैटर्स की। वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं, एडवोकेट जनरल भी हैं स्टेट्स में, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी हैं। तो मैं उनकी कॉम्पिटेंसी की जहां तक बात है, उस पर कोई दो प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता जी। सवाल ये है कि हमारे पास जो जजेस की नियुक्ति होती है वो लॉ ग्रेजुएट और जो एडवोकेट की प्रैक्टिस करते हैं उनमें से हो रहा है जी। जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, 17 लाख वकीलों में उनका जो प्रतिनिधित्व है, जो परसेंटेज है, वो लगभग 12 से 15% है जी। अगर हमारे पास 12 से 15% महिलाएं ही प्रोफेशन के अंदर हैं और उन्हीं में से ही आपको सिलेक्शन करना है, तो ये कहना कि उनके लिए 50% आरक्षण होना चाहिए, मैं समझता हूँ एक विचार का मुद्दा है। क्या ये संभव हो पाएगा? ऑलरेडी हमारी जुडिशरी के अंदर आज के समय में भी सुप्रीम कोर्ट में भी वैकेंसीज हैं, हाई कोर्ट के अंदर 40% पद रिक्त पड़े हुए हैं, लोअर जुडिशरी में भी पद रिक्त पड़े हुए हैं जी। और इसलिए अगर इसमें आप 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ महिलाओं की रिजर्वेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि संविधान की अगर आप बात करें तो संविधान रिजर्वेशन की बात SC, ST और OBC के लिए भी करता है। तो वो प्रश्न भी उठेगा कि महिलाओं के साथ साथ क्या उनके लिए भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज उनके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहीं इस तरह का कोई आरक्षण नहीं है जी। उनके आरक्षण के लिए भी बात उठेगी। और जहां तक नियुक्ति का सवाल है, अगर चीफ जस्टिस महोदय कह रहे हैं कि 50% महिलाओं को जज होना चाहिए, तो मैं समझता हूं आज नियुक्ति का कार्यभार जो है, हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है संविधान में नहीं है, लेकिन कोलिजियम के अंदर ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस कोलिजियम करता है और सरकार उसकी अनुमति और सहमति देती है। तो
कोलिजियम को किसने रोका है? वो अधिक महिलाओं की नियुक्ति करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं रेखा अग्रवाल जी आपसे यही चीज समझना चाह रहा था। मुख्य न्यायाधीश की जो मांग है, जाहिर तौर पर बहुत अच्छी मांग है कि महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, और आधी आबादी की अगर हम बात करते हैं तो उसको उसका हक मिलना भी चाहिए। लेकिन ये हक रोका किसने है? क्योंकि जहां तक जितनी मेरी जानकारी है, न्यायपालिका के मामले में सरकार की शायद उतनी दखलंदाजी नहीं है। ये काम तो खुद जुडिशरी को करना है। आपने मनोज जी बिल्कुल सही कहा कि कहां पर सरकार की दखलंदाजी हो रही है और कहां पर नहीं हो रही है, और क्यों महिलाएं जो 50% आज रिजर्वेशन की बात सीजीआई ने करी है, जो एक महिला वकील होने के नाते मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से मैं उसको देखती हूँ। ये एक सकारात्मक मूव होएगा महिलाओं का स्टेटस समाज में और लीगल प्रोफेशन में, जुडिशरी में आगे बढ़ाने का जी। और अगर हम देखें तो हमारा संविधान जो है वो खुद कहता है कि अनुच्छेद 14 में कि पुरुष और महिलाओं में कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक रिजर्वेशन की बात आती है, अनुच्छेद 15 ये भी कहता है कि अगर महिलाओं का और बच्चों का भी अगर हमें समाज में किसी भी क्षेत्र के अंदर दर्जा ऊपर बढ़ाना है, तो अगर हम कोई तरह की रिजर्वेशन करते हैं जो एक पॉजिटिव दृष्टि से करते हैं, नेगेटिव से नहीं करते, तो उनको नीचे खींचने के लिए नहीं ऊपर आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और सरकार उसको इनकरेज भी करती है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के होने के बावजूद आज जो हकीकत है वो ये है कि जो आपने आंकड़े बताए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, और जो मल्होत्रा साहब ने भी एग्री करे कि आज ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि अभी भी महिलाएं जो हैं 11% से लेकर 12% हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, और 30% से लेकर सिर्फ लोअर कोर्ट के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक इस जुडिशरी की बात ही ना करें तो कि अपॉइंटमेंट्स के अंदर और इनकरेज करना चाहिए, 50% की बात करनी चाहिए। मैं पर्सनली ये कहूंगी कि महिलाओं को सिर्फ जुडिशरी की बात क्यों करें, हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तक तो महिलाओं को जो 33% रिजर्वेशन की अपेक्षा संसद में थी वो भी नहीं मिली है। तो जब वो 33% ही नहीं मिली, तो आज हम सीधा एक छलांग लगा के अगर 50% की बात करते हैं, तो मल्होत्रा साहब ने जैसे कहा कि रोका किसने है, रोका तो किसी ने नहीं है, पर कहीं पर शायद मुझे लगता है कि एक तो इच्छा शक्ति की कमी है, और महिलाओं को हर क्षेत्र में, जुडिशियल प्रोफेशन के अंदर भी हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं उनको इनकरेज नहीं करा जाता और उनको डिस्करेज किया जाता है। भले कुछ घरेलू मजबूरियों की वजह से, कुछ मैं कहूँगी कि जो हमारी कुंठाएं हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, क्षमता की और कॉम्पिटेंस की महिलाओं में कहीं कमी नहीं है। हो सकता है कि वो ज्यादा ही हो, 4 कदम आगे ही होंगी पुरुषों से, परंतु जो जब तक हमारा माइंडसेट, हमारी सोच नहीं बदलेगी कि हमें महिलाओं को भी वो दर्जा देना है, एक सेकंड ग्रेड सिटीजन का नहीं देना है कि चलिए इतना दे दिया तो वो ही बहुत है, क्योंकि महिलाओं को तो और भी कई चीजों को संभालना है। वो क्या इस इंपॉर्टेंट पोस्ट को संभाल पाएंगी, क्या वो उसको सही तरीके से कर पाएंगी? तो अगर हम उनके कॉम्पिटेंस को एक शक के दायरे में ना लाएं और ये ना सोचे कि हम इतना ही दे के उनको बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं, तो उस माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए हर क्षेत्र में प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जुडिशरी तो सिर्फ एक ही क्षेत्र है। माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, जिसके तहत बार बार महिलाओं को लेकर सवाल उठाया जाता है जब भी बात उनके आरक्षण की आती है। कर्णिका सेठ जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी। आप हाँ जी, बताइए। आप कैसे देखती हैं इस पूरी जो पैरवी की है मुख्य न्यायाधीश जी ने कि महिलाओं को 50% आरक्षण जुडिशरी में मिलना चाहिए, वो उसकी पैरवी कर रहे हैं और तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी तक इसको रोका किसने था? जैसा मैंने कहा, सरकार की दखलंदाजी तो न्यायपालिका में है नहीं, उस तरह से करना जुडिशरी सिस्टम को ही था। जी, मेरे नज़रिए में भी ये एक अहम मुद्दा है कि जो महिलाओं को देखा जाता है जिस नज़रिए से, माइंडसेट की जो बात है, जो हमारी इंडिया में, जैसे भारत देश में जो संस्कृति रही है, जो पुराने ख्यालात रहे हैं और अर्लियर टाइम्स में, जैसे कहते हैं पहले के जो पुराने विचार रहे हैं, जिसमें ज़्यादा लड़कियां या महिलाएं पढ़ना कम उनको नसीब होता था या कम एजुकेशन लेती थी, वहाँ पर उस माइंडसेट से निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के मतलब समय में जैसे हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला टाइम, हम अभी भी ये चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी हम जैसे उनके शोषण की बात करते हैं या कोई
उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए हर एक चीज में, जैसे हर स्फीयर में आप जी कर्णिका जी, कर्णिका जी मैं आपसे बात करता हूं फिर से दोबारा, लेकिन मल्होत्रा साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं एक बात और। मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि महिलाओं के सामने बहुत चुनौतियां हैं, जो महिला वकील हैं उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। कैसी चुनौती हैं? देखिए, शुरू से जो लीगल प्रोफेशन रहा है ये मेल डोमिनेटेड रहा है। इसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहा है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे महिलाओं की एजुकेशन बढ़ी और वो आगे बढ़ी, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में होनी चाहिए, वो सुविधाएं आज भी बहुत सारी जगह में उपलब्ध नहीं है। हो सकता है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें और हाई कोर्ट में इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हों। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स की बात करते हैं तो जिस तरह की सुविधाएं उनको चाहिए वो सुविधाएं आज भी नहीं है। और इसका जिक्र चीफ जस्टिस महोदय ने भी अपने स्पीच में कहा, अपने विचारों में उन्होंने भी कहा कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है। प्रोबेबली ये एक हैंडीकैप हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा हैंडीकैप नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहें कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। हम प्रतिनिधित्व के फेवर में हैं। एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन होना चाहिए, वो हमारा संविधान परमिट करता है, जैसा कि रेखा जी ने कहा। लेकिन मैं इस बात में एक और बात कहूंगा। आप जब ये कहते हैं कि आधी आबादी के हिसाब से आधा आरक्षण होना चाहिए, देखिए आधी आबादी आधा आरक्षण 50% रिजर्वेशन की अगर आप बात करते हैं, ये लेजिस्लेचर में तो संभव हो सकता है। लेकिन जहां आपका जो कैचमेंट एरिया है उसमें परसेंटेज ही विमेन का 12 या 15% है टोटल लीगल प्रोफेशन का, तो आप 50% पोस्टें वहां कहां से फिलअप करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है जिस पे मैं समझता हूं विचार करने की आवश्यकता है। जी रेखा जी, मेरे दो आपसे बातें समझना चाहता हूं। एक तो अगर हम देश भर में जितनी वकील हैं उसमें अगर प्रतिशत देखें तो 12 या 15% महिला वकील हैं, जो बात मल्होत्रा जी ने शुरू में उठाई। दूसरी बात, अगर बार काउंसिल की बात की जाए तो सिर्फ 2% महिलाएं चुनकर आती हैं। यानी अगर हम जुडिशरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें महिलाओं को आगे आने में कौन रोक रहा? जैसे मैंने पहले कहा था मनोज जी की रोक कुछ हद तक हमारा समाज रोक रहा है, हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, और जिसका कर्णिका ने भी अभी जिक्र किया कि कुछ एक हमारा जो एक माइंडसेट जो अभी तक नहीं बदला है। महिलाएं, और जिसका मल्होत्रा साहब ने भी जिक्र किया कि एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन रहा है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही कह सकती हूँ कि अब धीरे धीरे जो महिलाओं की जो छवि है वो बदल रही है इस प्रोफेशन के अंदर, जहाँ पर उनको सीरियसली लिया जा रहा है। और ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये भी कहूँगी कि एक ये भी ज़माना था कि जहाँ पर अगर महिलाएं वकील बन जाती थी तो उनको बहुत अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखा जाता था। ये सोचा जाता था कि शायद जो महिलाएं जो वकील बन जाती है वो घर के अंदर, स्पेशली मैरिज के मामले के अंदर अगर बात करें, वैवाहिक दृष्टि से देखें, तो ये सोचा था अरे भाई वो लड़की तो वकील है, घर में आ जाएगी तो पता नहीं कितनी वकालत छाटेगी, कानून की बातें छाटेगी। तो जब तक इस तरह के हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम ये सोचेंगे कि पहली बात तो ना, जो ये वकालत का जो प्रोफेशन है बहुत टाइम डिमांडिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बहुत समय लगता है। कोर्ट के अंदर तो समय लगता ही है। सुबह 10 बजे से लेके आप 4 साढ़े 4 बजे तक कोर्ट में रहते हैं, और उसके बाद में आपको अपने क्लाइंट्स को, मुवक्किलों को चेंबर में बुलाना पड़ता है, उनसे अगले केस की तैयारी करनी पड़ती है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो वकील जो है उनको रात रात तक बैठ के काम करना पड़ता है। तो जब ये इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है, जहां पर महिलाओं को कोर्ट भी देखनी पड़ती है, ऑफिस को भी देखना पड़ता है, और अगर शादी के बाद में उनको अपने घर की व्यवस्था को भी देखना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि जब तक हम महिलाओं के लिए और फैसिलिटीज़ ना क्रिएट करें, जिनका मल्होत्रा साहब ने भी कहा, जैसे शादी के बाद में अगर हम बात करें तो महिलाएं जब माँ बन जाती हैं तो उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता है। क्यों ना कोर्ट्स के अंदर जो क्रेचेस होती हैं वो और बनाई जाए, कुछ और व्यवस्था करी जाए कि जब अगर महिलाएं कोर्ट में आती है तो उनको बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई हो, कुछ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनके लिए हो कि जब वो कोर्ट से या चेंबर से जब वापस घर जाती है तो उनके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए। तो इस तरह की लाइब्रेरी की किताबें बहुत महंगी होती हैं। हाँ, आजकल तो जो इंटरनेट की वजह से और ये जो इतने जो आप इसमें कंप्यूटर के जरिए बहुत सारी आप जजमेंट्स वगैरह को ले सकते हैं, पर एक ज़माना था जहाँ आपको महंगी महंगी किताबें लेनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर हम अपने माहौल को और पॉजिटिव बना दें
तो महिलाएं और आगे बढ़ेंगी और उनको हम एक पॉजिटिव दृष्टि से कोर्ट में देखें। ये ना सोचे कि ये तो महिला है, ये तो ज्यादा अपना तवज्जो नहीं देगी मामले को। महिलाएं जो है वकालत के प्रोफेशन में भी बहुत आगे बढ़ी हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ के अंदर जो 3 महिला जजेस की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई थी, ये दिखाती है कि महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं है, भले आगे ही हों। बिल्कुल, पुरुषों की तुलना में महिलाएं किसी भी उसमें कम नहीं है और समाज के हर क्षेत्र में अगर हम कहें तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बराबरी के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो जाहिर तौर पे जो न्यायपालिका उसमें पीछे क्यों रहे। कर्णिका सेठ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अगर हम देखें आज़ादी के बाद से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है वकालत के क्षेत्र में, कोर्ट के क्षेत्र में, आप क्या वजह देखती हैं? और आज 50% की पैरवी हो रही है, आपको संभव लगता है? बार काउंसिल में जगह नहीं मिलती महिलाओं को, 2% महिलाएं चुनकर आती हैं। जी जी कर्णिका जी, आपसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मल्होत्रा साहब, अगर इस बात को हम देखें कि बार काउंसिल में सिर्फ 2% महिलाएं चुनकर आती हैं, साफ साफ लगता है कि अगर 15% भी देश में महिलाएं हैं तो उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि जब वो पैरवी कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश की महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बार काउंसिल में नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, एक तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि जैसा रेखा जी ने भी कहा कि अभी भी प्रोफेशन मेल डोमिनेटेड है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व लीगल प्रोफेशन में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि पिछले 15-20 साल में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और हो रहा है। महिलाएं आई हैं जिन्होंने अपनी लीगल प्रोफेशन में अपना एक नाम अर्न किया है और अच्छे अच्छे केसेस में उनके आर्गुमेंट्स ऐसे आए हैं जिनको कोर्ट्स ने एक्सेप्ट करके अपने डिसीजन दिए हैं। तो उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि एक तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम है और दूसरा जब ये इलेक्शन का मुद्दा आता है तो इलेक्शन में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें शायद महिलाएं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। तो इसलिए जब आप बार काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बार एसोसिएशन में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं हो पाता। और जहां तक आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं रिजर्वेशन, द मोमेंट आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रश्न भी आता है कि रिजर्वेशन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ रही है? क्या आपको उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर डाउट है? अगर किसी ऑब्जेक्टिव को आप बिना रिजर्वेशन के भी अचीव कर सकते हैं तो उसमें रिजर्वेशन की आवश्यकता क्या है? क्योंकि अगर द मोमेंट आप रिजर्वेशन की बात करेंगे, लोग ये भी कहना शुरू करेंगे कि हो सकता है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है इसलिए आप उनके लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, जबकि ऐसा महिला अधिवक्ताओं के बारे में बिल्कुल भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना मेंटर जो है ये प्रूव किया है कि वो उतना ही अच्छा डिलीवर कर सकते हैं जितना कि मेल एडवोकेट कर सकते हैं। उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्टिव को बिना रिजर्वेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर अचीव किया जा सकता है तो उसके लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, बिना उसके भी हमें इसको अचीव कर लेना चाहिए। और प्रतिनिधित्व की बात है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं क्या होती हैं, प्रोफेशन में आ जाने के बाद, जैसा रेखा जी ने भी कहा कि उनकी शादी हो गई, शादी के बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, वो प्रोफेशन छोड़ करके घर चली गई, जब बच्चे बड़े हुए तो फिर आके दोबारा प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। तो प्रॉब्ली जिस तरह की कंटिन्यूटी एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन के अंदर मेल करते हैं, प्रॉब्ली बहुत सारी महिलाएं उसको नहीं कर पाती हैं। ये भी एक कारण होता है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बार काउंसिल में नहीं आना चाहती। जी रेखा जी, आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि पैरवी तो कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश जी कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए न्यायपालिका में, लेकिन इसका रास्ता आप कैसे देखती हैं? मैं तो ये कहूंगी कि इसका रास्ता निचले सीढ़ी के जो सबसे निचला जो है वहीं से ऊपर शुरू करना पड़ेगा। हम सीधा ऊपर ना सोचे कि हम सीधा 50% रिजर्वेशन कर दें, नीचे से स्टार्ट करें, जैसे कहते हैं स्कूल से स्टार्ट करना पड़ता है। महिलाओं को एजुकेशन और दें, जिसका कर्णिका ने भी जिक्र किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो आंदोलन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे करा है और जिससे बहुत महिलाओं का विकास हो रहा है। लड़कियों को पढ़ाइए, बाल विवाह को रोकिए। अभी राजस्थान के अंदर फिर से बाल विवाह को एक तरह से आगे एक विषय बन गया है, अभी चर्चा का हाल ही के अंदर बना हुआ है। बाल विवाह को रोकिए, लड़कियों को और इनकरेज करिए, प्रोत्साहन दीजिए कि वो पुरुषों से कम नहीं है, बराबरी का दर्जा दीजिए। और वो सबसे पहले अपने घर के अंदर ही शुरू होता है, स्कूल में तो बाद में होता है। तो अगर आप बेटे और बेटियों में फर्क नहीं रखेंगे और आप बेटियों को इनकरेज करेंगे
तो वो भी पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिला के आगे चढ़ेंगी। और यहाँ पर जब अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जो निचला जो लोएस्ट जो जुडिशरी का जो एक एंट्रेंस का जो प्रोसीजर है, जहाँ पे सीजीआई ने कहा कि सिर्फ 30% जो है महिलाएं अभी तक एंट्री कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि उस लेवल को अगर बात ना करें तो हाई कोर्ट के अंदर जो एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो 10 साल के बाद में आप एक हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर कम से कम और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जजेस के किए जाए। लेडी जज वकीलों को जज की पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया जाए, उनकी कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखते हुए। जी आज हम महिलाएं कोई तरह का फेवर नहीं मांग रही हैं। हम अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर चाहती हैं कि हमको आगे जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। जी बिल्कुल। कर्णिका सेठ जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, बताइए जी। आपने पूरी चर्चा को सुना, आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये कहता है कि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, और जिस तरीके का हमारा एंशिएंट जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड रहा है जिसमें महिलाओं को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, अब सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। बहुत सारी लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स हैं जो महिलाएं हैं, और उनको जुडिशरी में भी रिजर्वेशन की जब हम बात करें, सही परसेंटेज जो है उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए महिलाओं को। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का खुद का जो व्यू है महिलाओं को बढ़ावा देना रहा है, जैसे को पर्सनली राइट्स भी वुमेन को दिए गए हैं, उनको राइट टू प्रॉपर्टी जो सेल्फ एक्वायर्ड में रहती थी वो अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में भी उनको इक्वल दर्जा दिया गया है। और फिर जब हम इस तरह की इश्यूज देखते हैं जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसमें विशाखा जजमेंट आई, और इतनी सारी सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वेमेन को कैसे आगे सुरक्षित एनवायरनमेंट दिया जाए, इस तरीके की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं। पॉक्सको को लेकर के और बाद में भी जो महिलाएं हैं किस तरीके से आर्मी में वो आगे बढ़े, कमांडिंग ऑफिसर्स बने, तो इस तरीके के डिसीजंस बहुत ही सराहनीय हैं। और तो एक जुडिशरी में क्यों नहीं, जुडिशरी में सीनियर एडवोकेट बनने के लिए या हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, इक्वल दर्जा दिया जाए। कर्णिका सेठ जी, जुडिशरी की बात मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि शायद अगर बात सरकार की होती, सरकार की दखल की होती, तब सवाल सरकार की भूमिका को लेकर उठता, लेकिन न्यायपालिका का मामला है जिसमें न्यायिक व्यवस्था को ही सब कुछ करना है एक तरह से, जितना मैं समझ रहा हूं। तो अगर बार काउंसिल में भी जगह नहीं मिल रही है पर्याप्त मात्रा में, निचली कोर्ट में भी अगर न्यायाधीश नहीं है, हाई कोर्ट में भी महिलाएं न्यायाधीश नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी पहली बार 4 महिलाएं हैं, और शायद 2027 में पहली देश को मुख्य न्यायाधीश मिलेंगी। ये स्थिति क्या दिखाती है, किसने रोका है? मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जो जुडिशरी है, कॉलेजियम भी है, उनको महिलाओं को एट पार लेना है, उनको उनकी कॉम्पिटेंस पे, उनकी मेरिट पे उनको जज किया जाए, और उनको कोई ऐसा ना देखा जाए कि ये महिलाएं को इक्वल दर्जा मिले, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, उनकी सहमति, गवर्नमेंट की कंसेंट हो किसी भी अपॉइंटमेंट पे जिसमें जुडिशरी भी हो, अगर जुडिशरी की कॉलेजियम की कंसेंट हो, तो इन सब चीज़ों में महिलाओं को इक्वल दर्जा मेन की तरीके से दिया जाए। क्योंकि महिलाएं तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, हम घर भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, फैमिली लाइफ देखते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, जुडिशरी में आते हैं, लीगल प्रोफेशन, लीगल फ्रेटर्निटी में आते हैं, गवर्नमेंट की भी मदद करते हैं, जब हम पॉलिसी बनाते हैं, जब हम रूल्स बनाते हैं, हम खुद बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो हम वुमेन ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है जी समाज में, महिलाओं क्यों पीछे रखा जी जाए? बिल्कुल, समाज में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए इसीलिए बात की जाती है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के बराबरी के साथ अवसर मिलने चाहिए। इसका हर कोई समर्थन करता है। रेखा जी, अगर हम बात राजनीतिक क्षेत्र की मैं करूं, अगर जुडिशरी की हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पे जब भी महिला आरक्षण का सवाल आता है तो राजनीतिक क्षेत्र को लेकर सवाल उठता है। लेकिन अगर मैं 17वीं लोकसभा की बात करूं तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस 17वीं लोकसभा में है। करीब 80 महिला सांसद लोकसभा में चुनकर आई हैं। आप कैसे देखती हैं इस स्थिति को? जो आप कह रही हैं सोच की बात, तो समाज की सोच तो बदल रही है, समाज तो चाहता है महिला आगे आए। देखिए, आपसे बात करते करते ही मुझे एक हाल ही में मैंने एक छोटी सी फिल्म देखी थी नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसका नाम था पंचायत।
तो वो जहाँ पर जो महिला होती है वो सरपंच की पोस्ट के ऊपर वो इलेक्ट हो भी जाती है, तो भी उसका जो पति है वो ही आगे सारे कामों को करता है। और आम दुनिया के लिए महिला सिर्फ घर के अंदर सरपंच होती है, बाकी उसका जो पति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सारे काम को करने के लिए। तो ये जो एक फिल्म थी वो बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है कि आज भी इतने टाइम के बाद में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव किया जाता है और महिलाओं को यही समझा जाता है कि सिर्फ वो घर के अंदर ही सही हैं। तो ये जो अभी हाल ही के अंदर जो हुआ है कि जो महिलाओं को आगे इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली है राजनीति के अंदर, वो एक रेयर इंस्टेंस है। पर अगर हम अपना पुराना इतिहास देखें तो महिलाओं को कितनी महिलाएं हैं जिनको कोई भी राजनीतिक पोस्ट को कंटेस्ट करने का मौका मिलता है, कितनी महिलाएं हैं जिनका जो कैंडिडेचर है उसको शुरू के अंदर ही रद्द कर दिया जाता है। और ये सोचा जाता है कि महिला जो है वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक फिगर या एक जैसे कहते हैं ट्रॉफी की तरह है, उसके अंदर कोई तरह का कॉम्पिटेंस नहीं है, वो सिर्फ एक आगे एक फेस होएगी, शी विल ऑलवेज बी द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट, पर पीछे तो उसके कुछ और राजनीतिक मुद्दा होगा, कोई पुरुष होएगा जो उसको बागडोर को संभाल रहा होगा। साहब, आप इससे सहमत हैं? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण की बात होती है। देखिए, जैसा कि रेखा जी ने बताया, पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम 1/3 का प्रावधान संविधान के अंदर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के साथ 1992 में ही कर दिया गया था। और 1992 की स्थिति को अगर हम आज की स्थिति से कंपेयर करें तो मैं समझता हूं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और विमेन का उसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटी अब पहले से बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जहां तक लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट का सवाल है, लगभग 4 बारी इस बारे में पिछले 25 साल में पार्लियामेंट के अंदर कानून जो है वो लाया गया, लेकिन कानून को पास नहीं कराया जा सकता क्योंकि वहां इच्छा शक्ति की कमी थी। और मैं समझता हूं आज अगर महिलाओं के लिए आप आरक्षण, एडवोकेट्स के लिए, विमेन एडवोकेट के लिए जुडिशरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं तो यहां भी कहीं ना कहीं आज भी संविधान कहीं भी जुडिशरी के आड़े नहीं आ रहा है। अगर वो इच्छा शक्ति है और एलिजिबल महिलाएं हैं तो वो रिजर्वेशन हो सकती, उनको जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में मिल सकता है बिना रिजर्वेशन। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, लेकिन अगर महिला आरक्षण की जब भी बात होती है तो इस पे इतनी चर्चा होती है, इतने पहलू इसके सामने आते हैं कि इस पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मेरे पास समय का अभाव है। मल्होत्रा जी, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्णिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।